हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 8 एसे 1 एग्जामिनेशन 2025 यानी दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है सितंबर मंथ में क्लास 8 का। उसके लिए दोस्तों सब्जेक्ट सोशल साइंस का जो है ना एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन को करेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं वीडियो को तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी जो देखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, और भी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है तो उसको आप लोग देख लेंगे। शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए क्लास 8 है एसे 1 एग्जामिनेशन 2025 और दोस्तों सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है जिसमें हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। भारत में संघवाद का क्या अर्थ है? ए में है केवल केंद्र सरकार का शासन, बी में है एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का कार्य करना, सी में है राज्यों का स्वतंत्र होना और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का कार्य करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ए में है 42वें संशोधन, बी में है 44वें संशोधन और सी में है 86वें संशोधन और डी में है 91वें संशोधन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 86वें संशोधन। ठीक है ना, ये जो है मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो 86वें संशोधन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्या 3 नंबर, संसदीय शासन पद्धति में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और डी में सी में है दोस्तों न्यायपालिका और डी में है संसद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार क्या कहलाते हैं? तो ए में है कानूनी अधिकार, बी में है मौलिक अधिकार, सी में है मानवाधिकार और डी में है संवैधानिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मानवाधिकार दोस्तों। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो कब हटाया गया दोस्तों? ए में 1976 दिया है, बी में 1978 दिया है, सी में 1980 और डी में 1990। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1978 में हटाया गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे। क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ए में भाग 2, बी में भाग 3, सी में भाग 4 और डी में भाग 5। तो देखिए ये जो है ना भाग 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या है कि भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो ए में है केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सी में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला व अधीनस्थ न्यायालय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला व अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है, जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की जो है व्यवस्था किस दशक में शुरू की गई थी? तो देख लीजिए, ऑप्शन आपका है ए में 1960 के दशक में, बी में 1970 के दशक में, सी में 1980 के दशक में और डी में है 1990 के दशक में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1980 के दशक में दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी संस्थानों में किस खास चीज को जो है ना प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है? ए में विज्ञान, बी में शिक्षा, सी में स्वास्थ्य और डी में धर्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग का जो है 2 नंबर 2 अंक का प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न, 5 अंक का प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले है। पहला क्वेश्चन आपका है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर को देख लीजिए। क्या है, क्या आंसर लिखेंगे आप लोग? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य और धर्म की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखना। भारतीय संविधान सभी को अपने जो है ना धार्मिक विश्वासों और
तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, लेकिन राज्य किसी एक धर्म को क्या है दोस्तों, समर्थन नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इस तरह का वीडियो आने वाली है और अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, शिक्षा का अधिकार से दोस्तों क्या समझते हैं? तो आंसर को देख लीजिए। संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी को जो है शिक्षा का अधिकार कहते हैं, है ना। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संविधान में वर्णित किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। ठीक है दोस्तों, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से किन्हीं 3 कर्तव्यों को लिखना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट कीजिए कि टोटल जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इस आंसर को देख लीजिए दोस्तों, किन्हीं 3 को पूछा है। तो पहला तो आप लोग का संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, पहली बात। सेकंड आपका है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए, ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा है दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जो है मुख्य आपका मौलिक कर्तव्य हो गया दोस्तों, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए कि टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन 4 है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कौन सी 3 सूचियां दी गई है जिन पर कानून बनाए जा सकते हैं? तो देख लीजिए, उत्तर में संविधान में 3 सूचियां दी गई है, कौन कौन है? तो पहला है आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो पहले ये देखेंगे कि संघ सूची होता क्या है। तो देखिए, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची जो है वो जो है केवल और केवल जो है ना, कौन बनाता है? ये आपका केंद्र सरकार बनाती है संघ सूची में। और राज्य सूची में जो है जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, ये राज्य सूची हो गया। और समवर्ती सूची जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, वो दोस्तों आपका समवर्ती सूची हो गया, है ना। समझ गए दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप लोगों का हो गया। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या है कि दीवानी और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है ना। इस आंसर को देख लीजिए, क्या है? दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से होता है, जैसे जमीन विवाद और किराया संबंधी मुकदमे। फौजदारी कानून का संबंध ऐसे व्यवहारों से है जिन्हें अपराध माना गया है, जैसे चोरी, डकैती और हत्या। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है कि मानवाधिकार क्या है? ठीक है, पूछता है। तो उत्तर को देख लीजिए, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े अधिकार शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपका आंसर हुआ, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, है ना। बहुत ही शॉर्ट आंसर आप लोग को बताएंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 मार्क्स का रहता है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो आपका है कि संसदीय शासन पद्धति का क्या अर्थ है, इसके 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो पहले आप लोग को लिखना होगा कि संसदीय शासन पद्धति होता क्या है ना, इसको देखना है। तो उत्तर को देख लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। अब लक्षण भी पूछा है कि 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो ये देख लीजिए, 2 प्रमुख लक्षण हो गया। पहला तो आपका हो गया कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा आपका हो गया कि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपका 2 लक्षण हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्या है कि संघवाद का क्या अर्थ है? इसमें भी संघवाद का अर्थ पूछा है और भारत के संघवाद की 2 विशेषताएं को भी बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, उत्तर क्या लिखेगा आप लोग? उत्तर यही होगा आप लोगों का दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या है कि संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है ना। 2 विशेषता देख लीजिए कौन कौन है। पहला तो आपका हो गया भारत में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। दूसरा आपका हो गया कानून बनाने के लिए जो है संविधान में 3 सूचियां हैं, जो कौन कौन है दोस्तों? तब तुरंत बता, संघ, राज्य, समवर्ती दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 2 विशेषता हो गया। और संघवाद का क्या अर्थ है तो आपको बता ही दिया दोस्तों कि संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है, संघवाद है दोस्तों। ठीक है ना, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो उत्तर को देख लीजिए, स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला पॉइंट आपका कि यह सरकार के अन्य अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना न्याय दे सकती है।
दूसरा पॉइंट है यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तीसरा पॉइंट है यह संविधान का संरक्षक है और कानून का शासन सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप लोग आंसर को लिख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्या है कि जनहित याचिका क्या है, यह किस प्रकार लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाती है ना। तो आंसर को देख लीजिए दोस्तों। जनहित याचिका वह व्यवस्था है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी समूह के अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है ना। इसी पहला पॉइंट दिया है कि यह न्याय तक पहुंचने को आसान बनाती है, क्योंकि इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित हो। गरीब, निरक्षर, फिर क्या है, और बेबस लोग भी पत्र या तार भेजकर न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे से आप लोग आंसर को लिख लेंगे। फिर आप लोगों का आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 अंक का प्रत्येक है दोस्तों, है ना। 5 या 6 मार्क्स का आपका रहता है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है क्या है कि भारतीय संविधान में जो है ना मौलिक अधिकारों को क्यों शामिल किया गया है। भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो आंसर को देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं और सरकार की मनमानी और निरंकुशता से नागरिकों की रक्षा करते हैं। जैसे कि 3 मौलिक अधिकार भी पूछा है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 3 मौलिक अधिकार को जो है व्याख्या कीजिए। तो पहला तो आपका हो गया समानता का अधिकार, जिसमें दोस्तों कानून की नजर में सभी लोग समान है ना। ये आपका समानता का अधिकार हो गया। दूसरा आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने और देश के किसी भी भाग में रहने का अधिकार है ना दोस्तों, स्वतंत्र है। आपका 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि दोस्तों यह मानव तस्करी, बिगाड़ और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाने का निषेध करता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 आपका मुख्य मौलिक अधिकार हो गया, व्याख्या कर दिए। जितना बोलेगा उतना ही आप लोग करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना कैसी है। तो न्यायिक के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो उत्तर को देख लीजिए। संरचना पहले देख लीजिए दोस्तों। भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना एक पिरामिड की तरह है। पहला तो आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय, जो कि शीर्ष पर स्थित है, जो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका हो गया उच्च न्यायालय, जो कि राज्यों में स्थित है। और तीसरा जो कि जिला व अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम लोग सिविल कोर्ट बोलते हैं, जिला स्तर पर स्थित है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका। अब देखिए कार्य, न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या है उसको देख लीजिए दोस्तों। तो पहला आपका होगा विवादों का निपटारा। यह नागरिक, राज्य और केंद्र के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। दूसरा हो गया न्यायिक समीक्षा, यह संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। तीसरा हो गया कानून का संरक्षण, यह नागरिकों के अधिकार और संविधान की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपका आंसर हुआ। और आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्या है कि औपनिवेशिक काल में आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे उत्तर को। क्या किया आदिवासियों पर प्रभाव। औपनिवेशिक काल में आदिवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह वन कानून ने उनके जंगल पर जो है ना क्या दोस्तों, जंगल पर इसके बाद क्या है, पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया। झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से बसाने पर मजबूर किया गया। ठीक है, इससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई और वे शोषण का शिकार होने लगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। फिर आगे देख लीजिए बिरसा मुंडा का विद्रोह, यानी कि दोस्तों उलगुलान, है ना। इनके देख लीजिए क्या है। बिरसा मुंडा ने इस शोषण के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे उलगुलान कहा गया जाता है ना। उन्होंने आदिवासियों को अंधविश्वास छोड़ने, गांव को साफ रखने और शराब न पीने का आह्वान किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन, महाजनों और जमींदारों को बाहर निकालकर मुंडा राज जो है ना स्थापित करना, है ना था। यह विद्रोह 1895 में शुरू हुआ और 1900 में जो है बिरसा की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो, जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के हम लोग देख लिए क्वेश्चन, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि दोस्तों सभी लोगों के पास पहुंचे। शेयर कर दीजिए जितना हो सके दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है ना। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर।